Hello everyone, welcome to the new session of breathing and respiration, okay, part 2. So in this session we are going to study about the mechanism of breathing, right? So हम पिछले सेशन में हम ये देख चुके हैं कि किस तरीके से जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी जो है लास्ट सेशन में कवर कर लिया था। अब जो है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो कैसे होती है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो अपने सेशन को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हैज द टू फॉलोइंग स्टेप, है ना। तो इसके रेस्पिरेशन में जो है हमें दो स्टेप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग, है ना। एक तो हमारा पल्मोनरी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग। तो कोई भी जो है वो अगर वेन है, जैसे पल्मोनरी वेन कही जाती है, पल्मोनरी आर्टरी कही जाती है, तो ऐसी आर्टरी जो लंग को जाती है या ऐसी वेन जो है लंग से निकलती है, हम उसको पल्मोनरी आर्टरी या वेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो पल्मोनरी में यानी लंग्स में किस तरीके से वेंटिलेशन होता है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। So it involves the exchange of gases between the atmosphere and alveoli by the process of inspiration and expiration. तो यहाँ पर देखिए alveoli के केस में ना दो चीजें होती हैं, यानी कि लंग्स जो है वो दो चीजें कर रहा होता है। एक तो इंस्पायरेशन, यानी कि जो गैस है एयर में, है ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस उसमें प्रेजेंट है। तो वहां से कैसे एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो किस तरीके से इंस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू लंग्स के अंदर आ रही है, एक तो ये प्रोसेस होती है। और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, लंग्स में भर गई है, उसको बाहर भी निकालना होता है, तो ये एक दूसरा प्रोसेस है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है ये हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा लंग्स वाला जो पार्ट है वो कवर करता है, लंग्स का जो पार्ट होता है वो यहां पर कवर कर रहा है, ठीक है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वेलाई एंड द एल्वियोलर कैपिलरीज। तो अब इसी के दौरान यहां पर क्या होता है, गैसेस तो एक्सचेंज हो गई, लेकिन गैसेस जा कहां रही हैं? अब ऑक्सीजन आ गई तो वो तो एल्वियोलाई में तो रहती नहीं है, वो एल्वियोलाई से एल्वियोलर कैपिलरीज में चली जाती हैं, है ना। सो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर कैपिलरीज। तो अब ये देखिए यहां पर जैसे सपोज मैं एक एल्वियोलाई ड्रॉ कर रहा हूं, ये एल्वियोलाई है, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है। नाइट्रोजन भी है लेकिन नाइट्रोजन तो यूज नहीं होता, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली। इन ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है ना, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पर मूव कर जाएगी। और उसी तरीके से ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से यहाँ पर एल्वियोलर जो कैपिलरीज हैं उनमें एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर लिखा है द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द एल्वियोलर कैपिलरीज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो यहां पर जो है ना इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। एक तो इस मेम्ब्रेन में हमारी ना एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, इसके बाद गैस का जो है ना ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ये देखिए जब ऑक्सीजन यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी ब्लड में, तो ऑक्सीजन वहीं थोड़ी ना रहेगी, उसको जो है वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचना है, तभी तो वो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगी। और सेलुलर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको वापस एल्वियोलाई रीजन तक पहुंचाना है। तो ये दो चीजें हैं, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो ब्लड में अब डिसॉल्व हो गई है उसको उसके रेस्पेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाया जाए, है ना, तभी वो सेलुलर रेस्पिरेशन में
पार्टिसिपेट कर पाएगी, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर जो बन रहे हैं उनको जो है वो एल्वियोलाई तक वापस ले आना है ताकि वो बॉडी से बाहर निकल सके। ये गैसियस जो है एक्सचेंज यहाँ पर एल्वियोलाई रीजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो रहा है। फिर इसके बाद आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में देखिए क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड द टिश्यू सेल्स। तो सपोज ये देखिए हमारा यहाँ पर कोई टिश्यू की सेल्स हैं, ये टिश्यू है और ये इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर है। ठीक है, ये सारी सेल्स हैं। तो अब सेल्स क्या कर रही होंगी, सेल्स में तो सेलुलर रेस्पिरेशन चल ही रहा होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन जब चल रहा होगा तो यहाँ पर जो है किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और यहाँ जो टिश्यू के पास जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या लेकर आई हैं, वो लेकर आई हैं ऑक्सीजन। तो इनमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब क्या करेगा, ऑक्सीजन तो सेल्स को चाहिए, वो ऑक्सीजन इनको दे देगा, सारी ऑक्सीजन जो है वो इनको दे देगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, गैसियस वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रही है, उन कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेगा। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड सारी जो है वो इन ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाएंगी ऐसे। सो ये देखिए, ये यहां पर जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, दो तरीके के सर्कुलेशन होते हैं। लंग्स और हार्ट के बीच में अगर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन लंग्स एंड हार्ट के बीच में हो रहा है तो हम इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन जब यही सर्कुलेशन जो है हमारा किसके बीच हो रहा है, हार्ट एंड जो है बॉडी टिश्यू, तो हम इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहां पर इसीलिए यहां पर ये देखिए मेंशन किया गया है कि गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन की हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि ऑक्सीजन लेकर आई हैं, और टिश्यू सेल्स के बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन के जो फलस्वरूप जो गैस बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी ब्लड में और ऑक्सीजन सारी की सारी जो मिल जाएंगी टिश्यूज को। सो इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू जनरेट एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक। तो इस ऑक्सीजन को यहाँ पर सेल्स तक पहुंचना क्यों आवश्यक है, क्योंकि यही जो है ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कराएगा और इससे बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होंगी, है ना। सो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हमारे इन्वॉल्व होती हैं। सो इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें दो चीज हो रही है, सिस्टेमिक ब्लड कैपिलरीज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन और टिश्यू के बीच में जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना। और इंटरनल रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है सेल्स को ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन यहां पर कर सके। अब इंस्पायरेशन और इनहेलेशन इन ब्रीदिंग, अब यहां से जो है वो हम देखते हैं कि हमने जो है सबसे फर्स्ट स्टेप वहां पर देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले क्या होती है, इनहेलेशन, है ना, या इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में होता क्या है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस विच इज कैरिड आउट बाय इंक्रीजिंग द size of the lungs caused by contraction of the inspiratory muscles, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि कैरिड आउट होता है इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लंग। इसमें लंग्स का जो साइज होता है ना वो बढ़ जाता है। आप एक तरीके से देख सकते हैं, ये अगर लंग्स है तो इसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये ट्रैकिया है और इसके ये दो ब्रोंकाई हैं।
अब ये जो लंग्स होता है ना, ये दोनों तरफ से जो है वो ऊपर से एक कैविटी, थोरैकिक जिसको हम कैविटी बोलते हैं, है ना, वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसकी यहाँ पर रिब केज होती है और ये रिब केज में इस तरीके से प्रेजेंट होता है। आई एम जस्ट ड्राइंग अ रफ फिगर ओवर हियर। सो यहाँ पर स्टर्नम की बोन होती है, ठीक है, चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है वो रिब्स है, जिसको हम रिब केज भी कहते हैं, है ना। और इसके अंदर हमारा क्या है, हमारा लंग प्रेजेंट है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो अब यहां पर क्या होता है कि मूवमेंट होता है, एयर का जो है ना बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, और इस मूवमेंट के लिए जो है वो यहाँ पर लंग्स के अंदर ना एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है ना। पहले ये कम जो होता है वो फूला होता है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर, और एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है वो हाई है। सो इंस्पिरेशन में क्या होता है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। सो यहाँ पर एयर जो है वो लंग्स के अंदर आता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता। अब इसमें जो होता है वो बहुत सारी, इसमें ये जो पूरा जो लंग की जो ये कैविटी है, या ये कह सकते हैं जो ये रिब केज है, इसका बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर नीचे डायाफ्राम होता है, इनका भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है ना। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है वो जो थोरैकिक कैविटी का एक्सपैंड होना, जिससे कि बाहर, है ना, बाहर से जो है एयर अंदर आ जाए। सो अब क्या होता है कि जब ये बाहर उठता है तो अब एक चीज बढ़ जाता है, इसका जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन एयर कम है तो प्रेशर डाउन हो गया। सो एयर जो होती है ना वो हमेशा, एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर मूव करती है। तो इस तरीके से जो है वो एयर लंग के अंदर यहां पर एंटर करती है। तो अभी हम देखेंगे कि किस क्या प्रोसेस होती है। सो इस इन दिस स्टेज द लंग्स मस्ट बी एक्सपेंडेड टू इंक्रीज देयर वॉल्यूम। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, लंग्स को अपना वॉल्यूम बढ़ाना है ना। लंग शुड एक्सपैंड इट्स वॉल्यूम, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, विच विल इन टर्न डिक्रीज द प्रेशर इन द लंग्स, और जिसकी वजह से जो है वो लंग में क्या हो जाता है, लंग में जो है वो प्रेशर घट जाता है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, क्योंकि P इज inversely proportional to volume. If P is increasing, then volume is decreasing, and if volume is increasing, then P is decreasing. ओके, सो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो यहां पर घट रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम को कौन बढ़ा रहा है ना, ये भी देखने वाली बात है कि ऐसे ही अचानक से कैसे वॉल्यूम बढ़ सकता है। वॉल्यूम बढ़ाने के पीछे कोई प्रोसेस होगा, राइट। लेकिन यहां पर सबसे, अगर गैस को अंदर लाना है तो गैस अंदर जो लंग के अंदर एयर है उसका प्रेशर घटाना पड़ेगा, और प्रेशर घटाने के लिए क्या क्या करता है लंग, अपना वॉल्यूम को बढ़ाता है, ठीक है। सो देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो ये तो हमें बात समझ में आ गई कि लंग के अंदर प्रेशर बढ़ गया और एयर जो बाहर है जो है जो लंग में के अंदर जो है वो प्रेशर घट गया है, और एयर जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में उसका काफी हाई प्रेशर है। सो डायाफ्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन करने के लिए ना डायाफ्राम एक मसल्स होती है, जो कि मैंने बताया था लंग्स के नीचे जो होती है वो वहां पर प्रेजेंट होती है। डायाफ्राम इज द डोम शेप्ड स्केलेटल मसल। तो ये जो है एक तरह की स्केलेटल मसल है, ये आप देखिए, ये थोरैकिक कैविटी, और यहाँ पर नीचे जो है ये डायाफ्राम की मसल होती है। ये जो है वो एक डोम शेप्ड स्केलेटल मसल्स है विच सेपरेट द थोरैकिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो नीचे ये देखिए, नीचे एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और ऊपर ये जो थोरैक्स वाला है जिसमें लंग प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं थोरैकिक कैविटी, इसको हम बोलते हैं थोरैकिक कैविटी, ठीक है। सो ये जो डायाफ्राम है ना, ये जो है
वो आपके इन दोनों कैविटीज को अलग करता है। डायाफ्राम ये जो है वो थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। एज द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इट्स डोम इज convexity lowers with increase the vertical diameter of the thoracic cavity। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब नीचे की तरफ खिंचता है। जब नीचे की तरफ खिंचता है तो अब इस थोरैकिक कैविटी जो होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये थोरैकिक कैविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि डायाफ्राम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि इसकी थोरैकिक कैविटी बढ़ रही है। So on contraction, the external intercostal muscles elevate the ribs। अब इसी तरीके से जो है रिब्स की जो के होती है ना, रिब केज, मैं दोबारा यहाँ पर रिब केज एक ऐसा रफ सा फिगर बना रहा हूँ समझने के लिए। तो रिब जो होती हैं उनके बीच में ना इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ऐसे बाहर की तरफ जो मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ये रिब्स हैं। और रिब्स के बीच में जो है आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स हैं बाहर की तरफ, दोनों तरफ, है ना। तो ये भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो और ये लंग्स को जो जो रिब है ना उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करता है तो ये लंग्स ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब देखिए डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके डायाफ्राम को नीचे ले जा रहा है और रिब्स जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। स्टर्नम भी ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो स्टर्नम है ना, चेस्ट बोन, ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। द रिब्स, द स्टर्नम मूव अपवर्ड and outward, thereby increasing the anterior, posterior and the lateral diameter of the chest cavity। तो अब चेस्ट की कैविटी में जगह ज्यादा हो गई, वॉल्यूम इसका बढ़ गया, ठीक है। So this causes an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो इस तरीके से जो है इसकी thoracic cavity जो होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। Now, on simulate simultaneous contraction of the diaphragm and the external intercostal muscle, the volume of the thoracic cavity increases as the partial pleura is pulled outward in all the direction, which in turn increase the volume of pleural cavity। अब इसी के साथ साथ जो है ना बाहर जो है वो प्लूरल, आपको पता ही होगा कि लंग के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, उस मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं ना। सो ये जो है ना प्लूरा भी बाहर की तरफ खिंचती है और उसकी प्लूरल कैविटी भी बढ़ जाती है। सो विसरल प्लूरा एंड द लंग्स आर पुल्ड अलोंग विद द पैराइटल प्लूरा एंड दस decreases the interpleural pressure about 754 mg। तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो घट जाता है। This increases the volume of the lungs and thus the alveolar interpulmonary pressure decreases। अब ये देखिए जो पल्मोनरी का जो प्रेशर है ना वो डिक्रीज हो गया, 760 से 758 mmHg जो है ये इसका प्रेशर घट के हो जाता है। तो ये प्रेशर का घटना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखिए ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन हो रहा है, इंस्पिरेशन ये वाली प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर की तरफ हो रहे हैं। तो अब जो है इसकी वजह से ये जो लंग जो है वो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। नीचे डायाफ्राम भी देखिए नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखा रहा है कि डायाफ्राम, ये जो मसल्स है ना डायाफ्राम से अटैच्ड हैं, ये इसको नीचे की तरफ खींचती है। तो डायाफ्राम जो यहाँ है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे भी ये नीचे खींचेगा तो यहाँ पर भी अगेन ये वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ और वो यहाँ के वॉल्यूम में कितना फर्क है लंग्स के। तो लंग्स में दो चीजें यहाँ पर काम कर रही हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम नीचे की तरफ का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये वॉल्यूम को बढ़ाता है, और वॉल्यूम जब बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। एक्सपायरेशन और एक्सलेशन इज द ब्रीदिंग आउट एयर, है ना। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है,
अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एक्सपायरेशन का। हमने इंस्पायरेशन तो देख लिया कि किस तरीके से इंस्पायरेशन प्रोसेस होती है और उसमें कौन सी मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब होती है एक्सपायरेशन। भाई गैसेस एक्सचेंज हो गया है ना, एल्वियोलाई में एयर आई, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो एल्वियोलर कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से बाहर निकालना है ताकि नेक्स्ट जो है वो फिर से इंस्पिरेशन साइकिल वहां से चले और फिर से वो ऑक्सीजन जो है वो एंटर करे। तो ये बार बार इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता रहता है। अब बहरहाल यहाँ पर हम ये जानते हैं कि किस तरीके से एक्सपिरेशन प्रोसेस यहाँ पर मैकेनिज्म इसकी होती है। सो एक्सपिरेशन और द एक्सलेशन इज द ब्रीदिंग आउट एयर। नॉर्मल क्विट एक्सलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस सिंस देयर इज नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व, है ना। तो यहाँ पर जो है ये एक पैसिव प्रोसेस है, इनमें कोई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। So it is simply result of elastic recoil, natural tendency to spring back after the getting stretched। तो अब ये देखिए स्ट्रेच होने के साथ जो है थोरैकिक वॉल एंड जो लंग्स जो होते हैं वो वापस अपनी स्थिति में आते हैं। तो जब अपनी स्थिति में आते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो, अब गैस तो अंदर भर गई, प्रेशर फिर से बढ़ गया और वॉल्यूम जो है वो घटेगा। तो अब जब ये मसल्स जो है वो अपनी जगह वापस आएंगी ना, क्योंकि डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे ले गई है, लेकिन कब तक वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो फिर छोड़ती है। जैसे ही वो छोड़ती है नीचे से ऊपर की तरफ डायफ्राम मूव करता है और वॉल्यूम का जो है वॉल्यूम वहां पर घटाता है। इसी तरीके से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल उसके लंग्स को जो है रिब केज को बाहर और ऊपर की तरफ ले गई थी। जैसे ही वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करती हैं, लंग्स की जो रिब्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं और वो भी जो है आपके जो थोरैकिक कैविटी है उसका वॉल्यूम वहां पर डिक्रीज करने में हेल्प करती है। So this elastic recoil is because of recoil of stretched elastic fibers and inward pull of surface tension due to the alveolar fluid film। तो यहाँ पर fluid film जो है वो भी वर्क करती है। Exhalation begins with the relaxation of the inspiratory muscles। हमारी जो भी inspiratory muscles वहां पर काम कर रही थी वो अब क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, है ना। इनमें रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने अभी भी बताया कि डायफ्राम रिलैक्स करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में जो प्रेजेंट होती हैं वो भी रिलैक्स करेंगी। तो इससे जो है इंस्पायरेटरी मसल्स में जो रिलैक्स जो है वो हम कहेंगे कि इनमें रिलैक्स हो रहा है। डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स द इलास्टिसिटी इज मूव्स सुपीरियरली बैक टू इट्स कॉन्वेक्स पोजीशन। ठीक है। तो अब इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉजेज डिप्रेशन इन द रिब्स। तो इससे क्या होता है, रिब्स में आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है, रिब्स नीचे की तरफ आती हैं। Thus the vertical, anterior, posterior and the lateral diameter of the thoracic cavity decreases, in turn decreasing the lung volume। और इसके डिक्रीज होने से, रिब्स के नीचे आने से वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट द एल्वियोलर प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज इंक्रीजेस अप टू 762, है ना, 762 mmHg के बराबर हो गया, फोर्सिंग द एयर टू मूव फ्रॉम द एल्वियोलाई। और इससे क्या करता है, ये वॉल्यूम जो है इसका घट गया और प्रेशर बढ़ गया। तो अब ये जब प्रेशर बढ़ जाता है ना, हाई प्रेशर टू, और एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है, तो यहां पर एयर हाई टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जहां पर लोअर प्रेशर है उसकी की तरफ जो है वो गैस बाहर मूव करती है और ये प्रोसेस फिर कहलाती है एक्सपिरेशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल मसल्स, ये दोनों ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाती है। और ये जो है डायफ्राम रिलैक्स करके देखिए ऊपर की तरफ पहुंच गया, यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ ये देखिए ऊपर की तरफ पहुंच गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्च्ड अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो लंग्स का वॉल्यूम कितना कम है एज कंपेयर टू द इंस्पायरेटरी लंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा है। सो अब यहाँ पर वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो यहां से गैस जो है वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर यानी कि बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है। सो ये जो थे हमारे
मैकेनिज्म ऑफ जो है वो ब्रीदिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हर साल ही आते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स फिर क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, फिजिकल कैपेसिटीज ऑफ लंग इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज स्पायरोमीटर, है ना। ये जो है एक फिजिकल कैपेसिटी, लंग्स की जो फिजिकल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर, है ना। दैट इज कॉल्ड एज स्पायरोमीटर and it measures the air which is blown out of the lung। तो ये क्या मेजर करता है? वो ये उस एयर को मेजर करता है जो लंग्स से बाहर निकल रही है, ठीक है ना। सो एयर जो लंग से बाहर निकल रही है उसको मेजर करने के लिए यहां पर हमारे पास एक जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। एयर टेकन इन और नॉट ब्लोन आउट इज नॉट मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। एयर जो है वो जो बाहर नहीं निकलती है ना, एयर टेकन इन और नॉट ब्लोन आउट, या तो जो एयर बाहर है लंग्स के वो, और जो लंग्स में ही रह गई। जब आप ब्लो करते हो ना तो लंग्स से सारी एयर बाहर नहीं निकलती है, कुछ ना कुछ जो है वो रह जाती है। सो वो जो है स्पायरोमीटर में मेजर नहीं हो पाती। ये एक इसका ड्रॉबैक है। बट स्टिल जो है इसकी हेल्प से जो है हम बहुत सारे जो है ना कैपेसिटीज, लंग्स की क्या कैपेसिटी है, लंग्स कितना जो है एयर को अपने अंदर रख सकती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारे डिफरेंट जो है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम, है ना। टाइडल वॉल्यूम इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो ना, नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ कि आराम से जो है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है ना, इसमें ह्यूमन के केस में ये कितना है? 500 ml के बराबर है ना। ह्यूमन का जो है ये टाइडल वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, तो वो कितना आ रहा है? वो 500 ml के बराबर आ रहा है। एंड होल इंस्पायर्ड एयर डज नॉट अप अप टू द लंग। जितनी भी है जो ना इंस्पायर्ड एयर है वो सारी की सारी लंग्स तक नहीं पहुंच पाती। ये भी है ये। सो टाइडल वॉल्यूम आपको याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान जो है वो गैसियस जो कि एयर लंग्स के अंदर एंटर कर रही है और बाहर निकल रही है वो कितना है, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और वो जो है वो 500 ml के बराबर है। इसी के साथ जो हमारा सेकेंड जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम बाय द डीपेस्ट फोर्सेबल इंस्पिरेशन। सो कई बार क्या होता है कि हम जो है फोर्स से इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं। कब करते हैं? जब आप रनिंग कर रहे होते हैं। रनिंग करके रुकिए, सांस जो है वो बहुत तेजी से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रही होती है, क्योंकि उस समय आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ गई है। ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ताकि ज्यादा अमाउंट में फूड को ब्रेक डाउन किया जा सके और रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सके। So it is the maximum amount of air inspired over the tidal volume by the deepest forcible inspiration। और ये जो है वो हमारा कितना है? 2500 to 3000 ml, है ना। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो कितना है हमारा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 2500 से लेके 3000 ml तक हो सकता है। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना। और ये जो है होता है वो आपका फोर्सबल या फिर डीपेस्ट इंस्पिरेशन होता है। टाइडल वॉल्यूम में तो एक नॉर्मल जो है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो 500 ml जो है वो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। लेकिन जब आप फोर्स से लगाते हैं ना, कुछ एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं,
है ना। तो इसको हम बोलते हैं गहरी सांस लेना, जिसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो कहलाता है। और इसमें जो है एयर कितनी एंटर कर रही है, 2500 ml टू 3000 ml के बराबर एंटर कर रही है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सांस जो है वो फोर्सफुल लेना और सांस को फोर्सफुल छोड़ना, है ना, दोनों चीजें होती हैं। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब आप सांस को डीप जो है एक्सपिरेशन कर रहे हो, है ना, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हो, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो ये देखिए, इट इज अराउंड 1000 टू 1100 ml, है ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा जो होता है वो 2500 टू जो है वो 3000 ml के बराबर होता है, जबकि 1000 टू 1100 ml के बराबर जो होता है वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। दोनों में बहुत फर्क है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आपको ये याद रखना है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 टू 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml के बराबर होता है। नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की यहां पर बात की गई है, नॉर्मल, है ना। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों के केस में फोर्सफुल जो है वो इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, है ना। फोर्स से आप एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तब भी जो है वो थोड़ी सी जो एयर है वो लंग्स के अंदर रह जाती है। थोड़ी सी एयर, अभी देखिए हमने पिछले ही स्लाइड में देखा कि जो इंस्पायरेटरी IRV था वो कितना था, 2500 टू 3000 ml के बराबर। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1000 टू 1100 ml के बराबर। सो अब आप देखिए यहां पर जो है वो हमारा कितना हो जा रहा है ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। अब जो है रेसिडुअल वॉल्यूम किसका होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी एक्सेल आउट ऑफ द लंग्स। आप जब भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम थोड़ी मात्रा में एयर जो है वो तब भी लंग्स के अंदर रह जाती, वो तब भी लंग्स के अंदर है ना। और ये जो लंग्स के अंदर रह जाती है एयर, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करने के बावजूद, इट इज अ वैल्यू अबाउट 1100 टू 1200 ml। तो वो जो है आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती, ये है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। सो टीवी 500 ml जो है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो 1100 टू 1200 ml के बराबर है, ठीक है। ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम की चर्चा हुई है। अब इसके बाद देखते हैं कैपेसिटीज। हमने सारे वॉल्यूम्स पढ़ लिए, है ना। वॉल्यूम्स पढ़ने के बाद जो है वो अब बारी आती है कैपेसिटीज की। तो कैपेसिटीज क्या होती है, कैपेसिटीज में हम देखेंगे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड करने के बराबर होता है। तो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, ये कॉम्बिनेशन है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टीवी। तो हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी, अगर आपको याद हो, 2500 ml टू 3000 ml। और हमारी जो है टाइडल वॉल्यूम कितनी थी, वो 500 ml के बराबर है, ठीक है ना।
तो टोटल अगर आप इस वाले को 3000 ml को लीजिए और 500, तो ये हो जाएगा 3500 ml, 3500 ml. So it is the amount of air one can inspire by the maximum distension or expansion of the lung, है ना. तो जब आप जो है मैक्सिमम, ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात कर रही, कैपेसिटी तभी आता है जब आप मैक्सिमम एक्सटेंशन पे पहुंच जाते हैं. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पिरेशन. फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद टाइडल वॉल्यूम भी है और फोर्सफुल भी आप ले रहे हैं. तो अब आप देखिए दोनों को हम यहां पर ऐड कर दे रहे हैं, तो 3000 ml प्लस 500 ml दोनों को ऐड करने पे जो है हमारा 3500 ml के नियर अबाउट ये पहुंच जा रहा है. ये जो है वो मैक्सिमम है एक्सपेंशन लंग्स का, एंड इट इंक्लूड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना. तो ये जो है हमारा मैक्सिमम जो है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसमें एडेड होता है, और साथ में जो है वो टाइडल वॉल्यूम भी एडेड होता है. सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. सो यहाँ पर 3500 ml के बराबर होता है. ये हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. तो यहाँ पर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होती है, आपको याद होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, और साथ में साथ टाइडल वॉल्यूम. क्योंकि टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो टाइडल वॉल्यूम में क्या कहा गया था, दोनों चीज कही गई थी, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन. नॉर्मल इंस्पिरेशन अगर आप कर रहे हैं और नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो वो जो है वो आपकी टाइडल वॉल्यूम कहलाएगी. इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में भी टाइडल वॉल्यूम को कंसिडर किया गया है, और साथ के साथ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में भी जो है वो टाइडल वॉल्यूम को कंसिडर किया गया है. दोनों केस में यहां पर टाइडल वॉल्यूम को कंसिडर किया जा रहा है. So it is the amount of air expired after a normal tidal inspiration. ये जो है वो हमारा नॉर्मल है, amount of air expired after normal tidal inspiration. It include expiratory reserve volume, tidal volume, है ना. expiratory capacity क्या होती है, हमारी expiratory reserve volume और tidal volume को आप ऐड कर दीजिए. सो ये जो है वैल्यू जो पहुंच जाएगी वो 1600 ml के नियर अबाउट पहुंच जाएगी, जो कि आप ये देखिए 1100 ml और ये जो है वो हमारा 500 ml के बराबर है. दोनों को ऐड करेंगे तो ये पहुंच जाएगा आपका कितना, 1600 ml के बराबर. तो ये आपकी हो गई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. इसी के बाद जो है हमारा आता है थर्ड कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रिजर्व वॉल्यूम जो था, रेसिडुअल वॉल्यूम, नॉट रिजर्व, रेसिडुअल वॉल्यूम, की कुछ एयर जो है ना, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हो तो सारी की सारी एयर जो एक्सपायर्ड होती है, बाहर निकलती है, वो सारी की सारी जो है वो बाहर नहीं निकल पाती. कुछ ना कुछ एयर जो होती है वो अंदर रह ही जाती, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, चलिए. सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होती है वो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो है वो रेसिडुअल वॉल्यूम के सम के बराबर होती है. सो इट इज अमाउंट ऑफ एयर दैट इज नॉर्मली रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान जो एयर लंग्स के अंदर ही रह जाए, है ना, लंग्स के अंदर ही रह जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन. और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इट इंक्लूड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम. ये जो कवर करती हैं, ये दोनों चीजें इसमें आपकी सिमट कर आती हैं. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों का सम होता है. अब ये देखिए हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है,
वो 1100 ml के बराबर है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 1100 ml के बराबर है, जबकि जो है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम है वो 1200 ml के बराबर है। उसका अमाउंट जो है वो 1200 ml के बराबर है। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2300 ml। और यही 2300 ml जो है वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी जो कैपेसिटी है वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये जो हो जाएगी आपकी वाइटल कैपेसिटी के बारे में, है ना। तो द maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। तो ये मैक्सिमम है वॉल्यूम का एयर का जो कि एक पर्सन जो है वो ब्रीथ करता है ना, फोर्स्ड एक्सपिरेशन करता है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन एयर कैन ब्रीथ आउट, बाहर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो बाहर निकालता है। और ये इसके लिए क्या चाहिए, फोर्स्ड इंस्पिरेशन, है ना, आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो फोर्स इंस्पिरेशन करेंगे तभी तो आप जो है वो फोर्स एक्सपिरेशन भी कर पाएंगे, है ना। फोर्स एक्सपायरेशन करने के लिए फोर्स इंस्पिरेशन भी होना बहुत जरूरी है। सो इसमें आप देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों चीजें आती हैं आपकी वाइटल कैपेसिटी। सो इट डिटरमाइंस द एफिशिएंसी ऑफ लंग। तो ये जो वाइटल कैपेसिटी है कि हमारा लंग कितना एफिशिएंट है, स्पायरोमीटर यही तो पता करता है लंग्स की एफिशिएंसी कितनी है। जब आप वाइटल कैपेसिटी उससे मेजर करते हैं ना, उस वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये जब आप मेजर कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तभी तो वो कहलाती है कि ये जो है लंग्स की जो एफिशिएंसी इतनी है। So it include the inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume and the tidal volume. So VC है ना, VC का मतलब क्या होगा, VC का मतलब हुआ vital capacity. Vital capacity is equal to inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume. ये तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास वाइटल कैपेसिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सो इट्स वैल्यू इज नियर अबाउट 4600 ml। तो ये देखिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये टाइडल वॉल्यूम, तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका यहाँ पर 4600 ml जो है वो जो है आपकी वाइटल कैपेसिटी यहाँ पर निकल कर आएगी। टोटल लंग कैपेसिटी, अब इसके बाद जो है वो टोटल लंग की वाइटल कैपेसिटी के बाद टोटल लंग कैपेसिटी, पूरे लंग की कैपेसिटी कितनी है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। सो टोटल लंग की कैपेसिटी के लिए आपको देखिए क्या क्या चाहिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पायरेशन हो रहा है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये दोनों हो गया। रेसिडुअल वॉल्यूम, कितनी भी वॉल्यूम जो एयर जो है ना वो लंग्स के अंदर ही रह गई, वो आपकी क्या हो गई, रेसिडुअल वॉल्यूम, वो मेजर करना है। और प्लस टाइडल वॉल्यूम को मेजर करके ऐड कर दीजिए तो आपकी जो है वो टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो कितनी है ये समझ में आ जाएगा। So total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, जो आप forced inspiration कर लेते हैं ना, तो उस समय लंग्स के अंदर कितनी एयर एकोमोडेट हो रही है, कितनी एयर प्रेजेंट है, वो जो है वो फोर्स्ड इंस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, सो इट इंक्लूड द इंस्पायरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम। ये क्या क्या इंक्लूड करती है? ये इंक्लूड करती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, है ना, टाइडल वॉल्यूम को भी कवर करती है, और साथ के साथ जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ द रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके साथ ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को भी कवर करती है। तो अगर आपको फॉर्मूला है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला याद रहना इंपॉर्टेंट है। टोटल लंग कैपेसिटी TLC इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। इट्स वैल्यू इज अराउंड 5800 ml। तो ये सारी चीजें ऐड करती जाइए आप, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और लास्ट में जो है वो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि 1200 ml के बराबर होता है, उनको ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए 3000 प्लस 500 ml प्लस 1100 प्लस 1200, ये आपके 5800 ml के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इतनी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, यहां पर टाइम है और यहां पर लंग के वॉल्यूम्स दिए गए हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा 500 ml, है ना, ये क्या है हमारा टाइडल वॉल्यूम 500 ml। फिर आप ये देखिए ऊपर की तरफ, अब टाइडल वॉल्यूम कि अगर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, ये देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है आपका 2500 ml के बराबर, है ना। और इसी तरह से अगर आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते तो आप यहां पर देख सकते हैं 1500 ml के बराबर है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो है वो 1500 ml के बराबर है। अब इसी तरीके से जो है जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होती है तो कुछ मात्रा में एयर जो है वो लंग्स के अंदर रह ही जाती है, वो नहीं बाहर निकलती है। उतनी मात्रा एयर जो है की प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर, तो वो कितनी है 1500 ml, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होती है आपकी जो है वो दो चीजें आती हैं, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आपकी 3000 ml, 2500 प्लस 5000, ये दोनों मिलाकर 3500 ml के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि जो है फोर्स जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया और फोर्सफुल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ये जो है वो 300 ml, यानी कि जो है वो आपका 1500 ml फोर्सफुल जो है रेस्पिरेटरी एक्सपायर जो है, ये है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो आपका FRC बनता है और ये 3000 ml के बराबर हो जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में तीन चीज होती है, आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लंग जो है वो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें हो जाएंगी तो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा क्या, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। इसी के साथ जो है वो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी में आप सब चीज को ऐड कर देते हैं, है ना, आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, आपका टाइडल वॉल्यूम आता है, आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम भी आता है। तो टोटल 6000 ml के ये बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये हम अपना सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। अगले सेशन में जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से गैसियस ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच।